जी, गुबरनैकुलम इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मेल्स में ये लाइक नीचे से राइज़ करता है और ये टेस्टिस को नीचे लेके जाता है स्क्रोटम में, और मेल्स में क्या कर और फीमेल्स में होता है, ये गुबरनैकुलम जो है वो साइड से अटैच कर जाता है यूट्रस के। एज़ अ रिज़ल्ट ये 2 लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक ओवेरियन लिगामेंट और एक राउंड लिगामेंट। जब हम लोग पेल्विस पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से तस्वीरें देख लेंगे। अभी के लिए आप याद कर लें। मज़ीद ये आप देखें कि हमारे पास ये तस्वीर पहले दिखाई थी, तो मैंने कहा था जो मैदे से आगे वाली होती है उसको मेसोगैस्ट्रियम जो डोर्सल सॉरी वेंट्रल आप कह लो मेसोगैस्ट्रियम कहते हैं, और जो पीछे वाली को डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम कहते हैं। और इनसे अब क्या-क्या चीज़ें अराइज़ करती हैं, तो आप देख सकते हो कि अ जो इससे ना आगे फाल्सी लिवर लिवर जो होता है वो एंटीरियर वॉल के साथ अटैच होता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट से, वो भी यही बनाएगी। लिवर के जो कुछ लिगामेंट्स हैं जिस तरह के ट्रायंगुलर लिगामेंट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स हैं, और कोरोनरी लिगामेंट है, वो भी यही बनाता है। उसके अलावा आप जो लिवर से स्टमक के तक कनेक्शन होता है वो होता है लेसर ओमेंटम, तो वो भी यही बनाता है। अगर आपको एनाटॉमी आती है तो उसमें आप ये चीज़ आपको ईज़िली समझ आ जाएगी, और नहीं तो आप एब्डोमेन में हम अच्छे से इसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो स्टमक के पीछे वाली होती है उसको कहते हैं वेंट्रल डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम, और उसके अंदर स्प्लीन होती है। तो और इसके कुछ हिस्से ने ना जुड़ जाना होता है, तो आगे वाली जो हिस्से ये बनाता है अपने पास ग्रेटर ओमेंटम बनाता है, साथ में जो स्प्लीन के कुछ लिगामेंट्स बनाता है। अगर आप ये देखिए, इसमें आप देखें तो ये अपने पास फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये आगे से एंटीरियर वॉल से आ रहा है। इस फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के अगर नीचे आपको दिखाऊँ ना, तो ये एक और लिगामेंट है जो इन्फीरियर सरफेस पे है, इसे राउंड लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंटम टीरीज़ भी कहते हैं। और ये अम्बिलिकस से लेके लाइक लीवर के नीचे तक जा रहा होता है, और इसमें होता ये है कि पहले ना फीटल पीरियड में इसके अंदर अम्बिलिकल वेन पड़ी होती है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन पड़ी होती है, जो कि हमारे पास जो मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो जो प्लेसेंटा से जो ब्लड लेके आती है, और आके लिवर को बाईपास करके इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, और फिर वो हार्ट की जाती है। सही है? ये आपको मैंने दिखाना है। बाकी एक और चीज़ है वो बाद में देखेंगे। बाकी फाल्सीफॉर्म लिगामेंट आ गया लिवर के आगे, और ये राउंड लिगामेंट आ गया नीचे जिसमें लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, कुछ लिगामेंट्स और आगे कोरोनरी लिगामेंट्स आगे लिवर के, साथ में राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स आगे। मज़ीद आप देखें तो ये लिवर से जो स्टमक का कनेक्शन होता है, इसे लेसर ओमेंटम कहते हैं, वो आ गया हमारे पास। और फिर अब स्टमक के पीछे चले जाएँ हम लोग, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम में चले जाएँ, तो उसमें आप देखें कि लेसर ओमेंटम बन रहा है। और मज़ीद आप देखें कि लेसर ओमेंटम के बाद कुछ लिगामेंट्स बन रहे हैं मज़ीद। एक अपने पास आ गया अ, गैस्ट्रोलिनिक लिगामेंट जिसे कहते हैं, और लिनोरिनल लिगामेंट, जो ये 2 लिगामेंट्स बन जाते हैं। सही है? ये आप देखें तो ये वही चीज़ समझाई गई है कि ये अपने पास मैदा है, ये अपने पास बनेगा, ये आगे से आ गया तो इसे फाल्सीफॉर्म लिगामेंट बनेगा, लिवर के ऊपर वाले लिगामेंट्स बनेंगे, फिर लेसर ओमेंटम बनेगा, और ये स्टमक आ गया, फिर स्टमक के पीछे ग्रेट गैस्ट्रोसप्लिनिक लिगामेंट बनेगा, और साथ में ग्रेटर ओमेंटम भी बनेगा। ये नीचे हैंग कर रहा है, ग्रेटर ओमेंटम बनेगा इधर से, साथ में ये ठीक है, गैस्ट्रोसप्लिनिक लिगामेंट बनेगा, और लिनो रीनल लिगामेंट बनेगा, और ये आ जाएगा। सही है? तो ये अपने याद रखना है। ये भी वही चीज़ है, आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही है। अम, अच्छा, जो अपने पास प्लेसेंटा होते हैं ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो मदर की तरफ से आता है, और एक बच्चे बेबी की तरफ से आता है। जो बेबी होता है ना, उसके पार्ट को कहते हैं, प्लेसेंटल पार्ट को कहते हैं प्लेसेंटा फ्रंटोसम। बेबीज़ आर फ्रेंडली, तो इसलिए फ्रंटोसम, और जो मदर है वो डेसिडुआ बेसिलिस देती है। डेसिडुआ बेसिलिस मदर की जो आपको पता है कि एक होती है मायोमेट्रियम, एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो उसमें डेसिडुआ बेसिलिस होती है, और इसी का कुछ पार्ट होता है जो कि शेड करते हैं ना पीरियड्स में, तो वो मदर से आता है। अच्छा, उसके अलावा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, हेटेरोट्रोफोब्लास्ट हमने पहले भी देख चुके हैं, ऐसा ही है? अच्छा, अभी के लिए इतना ही। इसमें हम लोग देख लेते हैं। अच्छा,
ये देखें कि जो अपने पास डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम है, उससे क्या बनेगा, ग्रेटर ओमेंटम बनेगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट भी बनता है, गैस्ट्रोसप्लेनिक और लिनोरीनल लिगामेंट। उसके अलावा जो वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम है, उससे फाल्सिफॉर्म लिगामेंट्स, लिवर के कुछ लिगामेंट्स और हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट, गैस्ट्रो मोमेंटम, सही है, ये बनेंगे। गुबरनैकुलम टेस्टिस क्या करता है, ये एट द एंड क्या बन जाता है, मेल्स में ये स्क्रोटल लिगामेंट बन जाता है, बिल्कुल टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ नीचे आकर जोड़ रहा होता है, और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट बन जाता है। उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपको आइडिया है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं, 2 माह आप कह लो, 2 माह जो है वो संभालती है कॉर्पस ल्यूटियम। अब स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि आप जो कॉर्पस ल्यूटियम है कब बनती है, जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के बाद एग जाता है, जाके फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होके इम्प्लांट होता है जाके डेसिडुआ बेसिलिस पे, और वहाँ जाके फिर वो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता है। जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो बीटा एचसीजी रिलीज करते हैं, बीटा एचसीजी आकर कॉर्पस ल्यूटियम को बताता है कि फर्टिलाइजेशन हो गई थी, और हम लोगों ने ना जाके इम्प्लांट कर लिया है, तो अभी मतलब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप फिर कॉर्पस ल्यूटियम खुश होता है, एक्टिव होता है, वो एस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरोन इनहिबिटर रिलीज करता है, ताकि जो इसने इतनी मेहनत करके वो साइट रिलीज किया था वो अब ग्रो कर सके, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। लेकिन अगर बीटा एचसीजी ना आए तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो इम्प्लांटेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम समझ जाता है कि जो उसने वो साइट भेजा था वो मर चुका है, तो फिर ये भी रिग्रेस कर जाता है और कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब आखिरी 7 महीने प्लेसेंटा संभालते हैं काम को, और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, सही है। ये वाली सारी वही बातें हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लास्ट 7 मंथ में प्लेसेंटा से आता है, सेकंड थर्ड में प्लेसेंटा से आता है, ये सारी वही बातें ये आपने देख लेनी है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्राडायोल प्रोड्यूस करता है और इनहिबिन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये फर्स्ट 2 मंथ तक प्रेगनेंसी को संभालता है, और इसकी इन ओवुलेशन को कौन प्रिवेंट करता है, बीटा एचसीजी, एंडोजीनियस क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, मतलब बीटा एचसीजी वो आके इसको कहता है कि नहीं नहीं अभी आपकी ज़रूरत है हमें, और बीटा एचसीजी प्रिजर्व करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है, फंक्शन ऑफ बीटा एचसीजी आ गया, ये आपने देख लिया। उसके अलावा बीटा एचसीजी काजेज फॉलिकल मैचुरेशन इन फीमेल यूट्रस, नहीं ऐसा नहीं है, ये एफएसएच करवाता है, बीटा एचसीजी का ये काम नहीं है। बीटा एचसीजी का मोलेकुलर वेट क्या है, वो है 35 से 40, और टू कंफर्म अ प्रेगनेंसी हम यूरिन में बीटा एचसीजी चेक करते हैं, एक स्ट्रिप्स होती हैं यूरिन उस चेक करने के लिए, उसमें फिर आप उससे आप चेक करते हो कि बीटा एचसीजी है कि नहीं। उसके अलावा यंग फीमेल विद 6 वीक प्रेगनेंसी में 6 वीक प्रेगनेंसी है और वेजिकल्स आ रहे हैं, मतलब मोलर प्रेगनेंसी है, आई गेस ये आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे बीटा एचसीजी 1000 से मतलब बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा बीटा एचसीजी होता है, और इसकी बीटा एचसीजी के ज़्यादा होने की वजह से ना मदर को हाइपर इमेसिस भी होती है, मतलब हाइपर इमेसिस ग्रेविटी में से कहते हैं कि जिसमें बीटा एचसीजी बहुत ज़्यादा होने से उल्टियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, ठीक है। तो वो भी पोलर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। अच्छा, प्लेसेंटा का फीटल कंपोनेंट कौन बनाता है, कोरियोन फंडोजम, और मैटरनल कंपोनेंट बनाता है डेसिडुआ बेसिलिस। जो कोरियोन फंडोजम है इनके मजीद पार्ट्स होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय कोरियोन फंडोजम, और एचसीजी कौन प्रोड्यूस करता है लेट प्रेगनेंसी में, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ये प्रेगनेंसी में रिलीज तो करता है, लेकिन खैर चलें, प्लेसेंटा एक्ट्स ऑन एज अ बैरियर फॉर। अच्छा हाँ, इसमें ये है कि जो अपने पास लेट प्रेगनेंसी होती है ना, पहले सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होता है और साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, लेकिन लेट प्रेगनेंसी में ना साइटोट्रोफोब्लास्ट खत्म हो जाता है। पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट विलाई वगैरह बनाता है, और मेजर वो जो मदर को, जो बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, गैस चाहिए, वो ये प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन बाद में ये खत्म हो जाता है, और जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, जो बैरियर बैरियर है ना प्लेसेंटल, वो सिर्फ सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और साथ में एंडोथेलियम होती है फीटस की, सही है। अच्छा, प्लेसेंटा इन नॉर्मल स्टेट
क्या करता है ये मिक्सिंग ऑफ मैटरनल और फीटल ब्लड को मिक्सिंग को रोकता है। और फीटल कंपोनेंट प्लेसेंटा जो कि न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज अर्ली स्टेजेस में प्रोवाइड करता है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है। लास्ट ट्राइमेस्टर में सेपरेशन ऑफ मदर एंड फीटस फीटल एंडोथेलियम एंड सिंचियोट्रोफोब्लास्ट के लेवल पे होती है। सही है। और रिगार्डिंग ह्यूमन प्लेसेंटा बाद में फिर ये सिंचियोट्रोफोब्लास्ट और डेसिडुआ वो भी बाहर आ जाती है। अच्छा, रिगार्डिंग ह्यूमन प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम यूट्राइन वाल ड्यू टू रप्चर ऑफ यूट्राइन वेसल्स, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको बताया कि डेसिडुआ बेसिलस के लेवल से अलग होता है। सही है। अगर प्लेसेंटा की बात की जाए, फीटस की बात की जाए तो वो फीटल एंडोथेलियम और सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट के लेवल पे अलग होते हैं। यहाँ ये हो सकता है कि प्लेसेंटा की कुछ टाइप्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा इनक्रीटा ना, तो उसमें ये होता है कि प्लेसेंटा रेसिडुआ बेसिलस की बजाय वो मायोमेट्रियम में चला जाता है। और एज अ रिजल्ट जब वो उतरता है तो वो प्लेसेंटा भी रप्चर हो सकता है। तो कुछ ऐसा है, ऐसी बात हो सकती है। नॉर्मली ह्यूमन के पार्टम में ऐसा नहीं होता। मसल्स यूट्राइन मसल्स रप्चर नहीं करते। 20 वीक प्लेसेंटा है और वो स्ट्रिक्ट बैरियर एक्ट कैसे करता है। सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा और एंडोथेलियम ऑफ फीटल टिश्यू यही बनाएंगी। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो खत्म हो जाता है। आपको मैंने बताया। ये भी देख लेते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनका अपने लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें आपको प्लेसेंटा प्रीविया मिला या फिर जो भी मिला, खैर प्लेसेंट ये आ गया अपने पास प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा ये है कि यूट्राइन जो मसल वाल है मायोमेट्रियम जो है उसके मतलब उधर तक चलिया गया है, लेकिन कोई खास अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ डीपली टू डीप बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गया उसकी मायोमेट्रियम के अंदर। सही है। प्लेसेंटा इनक्रीटा ये है कि जब इन चला गया है, मतलब अंदर चला गया है, मायोमेट्रियम के अंदर तक चला गया है। और अब ये मतलब यहाँ से आप देखें तो ये देखें ये जो एक्रीटा है ना उसमें ये पहुंच गया है, मायोमेट्रियम के साथ टच कर रहा है उसे, लेकिन इतना इन्वेड नहीं किया। इनक्रीटा में उसने इन्वेड कर लिया मायोमेट्रियम को। और परक्रीटा में ना ये पार कर गया प्लेसेंट उसको ठीक है मायोमेट्रियम को। और एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। उसमें ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना वो लो लाइंग होता है, मतलब एक्सटर्नल ओस के ऊपर यहाँ करके आ रहा होता है। तो उस तो प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं उसे। और उससे ये होता है कि उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है। और इसमें आपने ये है कि आपने ना पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप करेंगे तो प्लेसेंटा को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। सही है। और तो इसलिए अबॉर्शन मतलब आप अबॉर्शन हो सकता है। तो इसके लिए आप ना सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पर वजाइनल अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। ठीक है। और उसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइड जाते हैं और उसमें बहुत अच्छे से नज़र आ जाता है कि हाँ प्लेसेंटा नीचे आया हुआ है। और मतलब डायग्नोस्टिक भी है और प्रिवेंट बच भी जाता है कि आप उसे टच नहीं करते और उसे तंग नहीं करते प्लेसेंटा को। तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके अलावा एक होता है प्लेसेंटा, नॉर्मली प्लेसेंटा दरमियान में होता है, अगर ये मार्जिन पे होना तो इसको कहते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। सही है। यहाँ तक देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि प्लेसेंटा प्रीविया आ गया, एक्रीटा इनक्रीटा प्रक्रीटा आ गया। एमसीक्यूज देखते हैं। प्लेसेंटा अटैचमेंट बट नॉट इन्वेट, अटैच करे बट इन्वेट ना करे। एक्रीटा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ग्लूकोज बॉडी में कहीं भी ट्रांसपोर्ट होती है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है मोस्टली, मतलब मोस्टली। सही है। और उसकी वजह ये है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है तो इसको चैनल चाहिए होते हैं गुजरने के लिए, ये मेम्ब्रेन्स को लिपिड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद आ गया कि ह्यूमन प्लेसेंटा, ये वही गलत बात लिखी हुई है दोबारा। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय क्रोनिक कोरियोनिक फ्रंडोजम और डेसिडुआ बेसिलिस। एक ओपीडी में एक फीमेल आई है और उसको बहुत ज़्यादा एनीमिया है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेटम है। आपने अल्ट्रासाउंड किया तो देखा कि, तो क्या देखा, ट्विन प्रेगनेंसी है। तो कहता है क्या चीज़ मोस्ट लाइकली है। अच्छा, तो इसमें यह है कि ये होगा कि मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, इसमें हाइपर इमेसिस ग्रेविडेटम होने का ज़्यादा रिस्क होता है। मोनो एमनियोटिक मतलब ये होगा कि प्लेसेंटा एक ही होगी, ठीक है, और आगे दो एमनियोटिक कैविटीज होंगी जिसमें दो बेबीज होंगे और यही दोनों को सप्लाई कर रही होगी। अब ये ना जो प्लेसेंटा होती है मोनोकोरियोनिक, ये देखिए सोचा जाए तो लगता है कि यार अगर डाइकोरियोनिक दो प्लेसेंटा होंगी तो वो ज़्यादा बीटा एसिड प्रोड्यूस करेंगी, कि नहीं, ऐसे लगता है ना। अगर अगर मैं कहूँ कि डाइकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक है तो बंदा सोचेगा कि यार दो प्लेसेंटा है तो ज़्यादा बीटा एसिड प्रोड्यूस करेगी तो उसमें हाइपर इमेसिस ग्रेविडेटम का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये सिंगल प्लेसेंटा होता है ना ये दोनों पे दो भारी होते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा होता है ये। तो इसलिए समझाई बात की कुछ।
तो इस वजह से ना मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा में हाइपर इमेसिस ग्रेविडियरम का रिस्क ज़्यादा होता है। तो वो इसने कहा है 2 अम्नियोटिक कैविटी और 1 प्लेसेंटा। फिर वो कहता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन द प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड does not change in pregnancy. Placental membrane permeability is maximum during the first trimester। ये बात सही है, बाकी ऑप्शंस का तो नहीं पता, ये बात सही है। इसमें इनिशियली ज़्यादा परमेबल होता है क्योंकि अच्छे से नहीं बना होता, अभी थिन मेम्ब्रेन होती है, और बाद में ये लेस परमेबल होता है। इसी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेट्रोजन्स ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होते हैं बच्चे के लिए। और बाकी कोरियोनिक विलाय प्लेसेंटा में कहाँ न्यूमरस होते हैं, कोरियोनिक प्लेट पे। fetal blood leaving the placenta has what percentage of saturation 30, मतलब 30%। ये कह रहा है mm of Hg, ये परसेंट नहीं है, mm of Hg ये बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सही है, इन अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन, उसमें उसमें 30 mm ऑफ Hg होता है। अब देखने में तो ये कम है। ये पार्शियल प्रेशर तो आप समझते हैं ना, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, सैचुरेशन की बात नहीं हो रही। सैचुरेशन 80% होती है, सही है, पार्शियल प्रेशर 30 होता है। हमारे अंदर पार्शियल प्रेशर चेक करते हैं एबीजीज के थ्रू, हम लोग चेक करवाते हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हमारे में 95 होता है, लाइक अच्छा ही होता है। लेकिन 80 से कम आ जाए ना तो हम लोग हाइपोक्सीमिया कहते हैं उसे। इनमें 30 होते हैं बच्चों में। ये दिखने में तो बहुत कम लगता है कि यार ये क्या, मतलब बच्चे को कम सप्लाई जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चों का हेमाटोक्रिट ज़्यादा होता है, और उसमें ना फीटल हीमोग्लोबिन होती है, तो वो अच्छे से कैच कर सकती है ऑक्सीजन को, तो ये कवर कर जाता है। मतलब 30 mm एचजी भी इनके लिए इनफ होती है, कम नहीं होती। हेमाटोक्रिट ज़्यादा होने की वजह से भी ये कुछ 30 मतलब कम महसूस होती है। एक बात ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर वो पूछे सैचुरेशन कितनी होती है यूट्राइन वेन की, तो वो 80% होती है, सही है। जो हम लोग पल्स ऑक्सीजन चेक करते हैं ना, वो सैचुरेशन होती है। अच्छा, वो लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है कि आप ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करें। मायोमेट्रियम को अटैच हो गया, पेनिट्रेट नहीं किया तो प्लेसेंटा एक्रीटा है। अगर मार्जिन पे अटैच है तो बैटल डोर प्लेसेंटा है। ह्यूमन प्लेसेंटा, ये फिर से वही बात आ गई। अच्छा, वो कहते हैं विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब, हाइपोथैलेमस, लंग, प्लेसेंटा, प्रो ओपियो मिलानोकोटिन। ये एक हार्मोन है, और ये कई हार्मोन्स का एक्चुअली प्रिकर्सर है, इटसेल्फ हार्मोन नहीं है, एक मॉलिक्यूल है। तो अब होता ही है कि इसके अंदर आप देखो तो ओपियो, इसमें ना ओपियोइड एक बीटा एंडोर्फिन, जो कि हमें क्या कहते हैं, जो हमें यूफोरिया फील करवाते हैं ना, वो भी इसी मॉलिक्यूल से ड्राइव होता है। मिलेनिन हार्मोन जो है, एमएसएच, सॉरी, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी इसी से अराइज होता है। और कोटिन एसीटेट जो है ना, वो भी इसी से अराइज होता है। और इसके अलावा भी कई हार्मोन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो इससे अराइज होते हैं। तो अब इसी वजह से जिन जिन पेशेंट्स में कुशिंग सिंड्रोम हो, तो उनमें आपने देखा है कि उनमें मेलानोसाइट्स भी ज़्यादा मतलब होता है, उसमें हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, तो उसका भी कुछ रिलेशन इसी के साथ है। वो डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी ऑक्सीजन इन फीटल ब्लड लीविंग द प्लेसेंटा अम्बिलिकल आर्ट वेन में 30 mmHg होता है, 30 mmHg होता है, सही है। अभी के लिए इतना करते हैं।